अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, पिछले एक हफ्ते से फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की मंदरजात और कमीशन के सामने नून लीगी रहनुमाओं और उस वक्त की इंतजामिया के बयानात मुसलसल खबरों में हैं। अभी तक इंक्वायरी कमीशन की ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं कराई गई और ना ही इसे पब्लिक किया गया है, मगर इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स अब तक सामने आई हैं उसमें इंक्वायरी कमीशन ने 2017 के तहरीक लब्बैक के फैजाबाद धरने की जिम्मेदारी उस वक्त की पंजाब हुकूमत और विफाकी इंतजामिया पर आयद की है, जबकि कमीशन ने इस इंक्वायरी के दौरान रिकॉर्ड किए गए बयानात की रोशनी में उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज हमीद और डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल नवीद अजहर हयात को फैजाबाद धरने के हवाले से क्लीन चिट दे दी है। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक धरने की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत पर आयद होती है, जिसने न सिर्फ धरने के मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया बल्कि उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी पर दबाव भी डाला कि मुजाहिरीन को इस्लामाबाद दाखिल होने दिया जाए। पीटीआई ने इस रिपोर्ट को पब्लिक करने और विफाकी हुकूमत ने इस रिपोर्ट पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया है, जबकि रिपोर्ट के निकात सामने आने के बाद नून लीगी रहनुमाओं के इसके रद्द अमल में बयानात सामने आने का सिलसिला जारी है। इस कमीशन ने धरने की जिम्मेदारी उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत पर आयद की है, लेकिन शहबाज शरीफ ने कमीशन में दिए गए बयान में अपनी पंजाब हुकूमत को इससे बरी जिम्मा करार दिया है। शहबाज शरीफ के बयान के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी इंतजामिया को इस्लामाबाद इंतजामिया से मुकम्मल ताउन की हिदायत की गई थी, जबकि टीएलपी पर पाबंदी के सवाल के जवाब में उन्होंने बयान दिया कि इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत से कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर नहीं की गई थी। अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ की काबीना की जिस ज़ेली कमेटी का जिक्र कर रहे हैं उसकी सरबराही उस वक्त के वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के पास थी। राना सनाउल्लाह कमीशन के सामने तो ना पेश हुए और ना ही तहरीरी तौर पर अपना बयान रिकॉर्ड कराया, लेकिन वो पब्लिकली पंजाब हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन को इस्लामाबाद दाखिल होने की इजाज़त देने का दिफा करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तब के वज़ीर आज़म और नून लीग के उस वक्त के अहम रहनुमा शाहिद खान अब्बासी आज भी धरने में पंजाब हुकूमत के मातहत पुलिस और इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हैं। जो पंजाब पुलिस थी, जिसके पास उस वक्त तकरीबन 30,000 की नफरी उनके डिस्पोजल पे थी, उनकी कोई गाड़ी भी वहां पर नहीं थी। धरना जो था ये आया भी था तो वो पंजाब पुलिस ने कोई रुकावट नहीं डाली, उनकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी थी और उन्होंने उनको एस्कॉर्ट करके आके फैजाबाद में छोड़ दिया था और उसके बाद भी पंजाब पुलिस की तरफ से कोई हमें सपोर्ट नहीं मिली। जो टीएलपी के लोग हैं लाहौर में जब वो इकट्ठे हुए और उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का फ़ैसला किया, उस वक्त तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, उसमें आईबी, स्पेशल ब्रांच, आईएसआई, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बाकायदा ये मुफस्सर रिपोर्ट्स दी पंजाब हुकूमत को कि जनाब अगर आप इनको यहाँ पे रोकेंगे तो यहाँ पे हलाकतें होंगी और बेहतर है कि इनके साथ बैठ के बात की जाए। तमाम एजेंसीज़ की रिकमेंडेशन के ऊपर वहाँ पे उनके साथ मुज़ाकरात हुए। इसके अलावा नून लीग के बाज़ रहनुमा अब भी इस धरने को हुकूमत के खिलाफ साजिश करार देते हुए बिलवास्ता इसकी जिम्मेदारी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पर आयद कर रहे हैं। उस वक्त के और मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि धरने के पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज थे और यह आम तरीक़ाकार है कि पहले कोई साजिश तैयार करे और फिर सेवियर बनकर सामने आ जाए कि मैंने मसला हल करा दिया है। इसी तरह उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने अपने बयान में कहा कि उस वक्त हुकूमत के खिलाफ जिस किस्म के हालात पैदा किए गए थे, इससे यही नजर आ रहा था कि इस धरने के पीछे भी खुफिया हाथ कारफरमा है, लेकिन हमारे पास इसके कोई वाज़ेह सबूत नहीं थे। कह सकता हूँ कि उस वक्त भी मैंने कही थी कि ये सारे जो वाक़यात हैं ये उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली से लेकर 2017 में, उसके बाद जिस तरीके से सितंबर 2017 में बाई इलेक्शन के अंदर टीएलपी और मिली मुस्लिम लीग को खड़ा किया गया, फिर ये धरना हुआ और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून निशाना बने, तो ये उसी एक पूरे अमल का हिस्सा था जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ख़त्म करने का। अहम बात यह है कि उस वक्त की विफाकी इंतजामिया में शामिल सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और मौजूदा आईबी चीफ ने भी धरने के पीछे किसी मुनज़्ज़म साजिश की मौजूदगी के शवाहिद से इनकार किया है। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी एजाज सैयद के मुताबिक मौजूदा आईबी चीफ फवाद असदुल्ला ने कमीशन के सामने अपने बयान में कहा कि हमने अपना रिकॉर्ड चेक किया है, रियासत के किसी इदारे की हुकूमत को हटाने की साजिश का सबूत मौजूद नहीं है। जबकि कमीशन के सामने दिए गए बयान में उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज हमीद ने भी अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि उन्होंने विफाकी हुकूमत के कहने पर धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए थे। 2017 में फैजाबाद पर धरना किसने करवाया? धरना मुजाहिरीन को रोकने में नाअहली किसने बरती? इस्लामाबाद पुलिस का ऑपरेशन क्यों नाकाम हुआ? पंजाब हुकूमत का इसमें क्या किरदार था? इस पूरे मामले के अहम किरदार
उस वक्त के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब हैं, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप उस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला थे, साथ ही साथ इस तमाम तर मामले के गवाह भी हैं। आपको लगता है जो अभी तक रिपोर्ट की फाइंडिंग्स सामने आई है सही कंक्लूजन पर पहुंची है? आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अभी तक तो ऑफिशियली कोई रिपोर्ट अभी तक ना जमा हुई है, ना अभी मेरे सामने कोई आई है। जब तक कोई रिपोर्ट ऑफिशियली जमा ना हो जाए या सामने ना आ जाए, तो उसके उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि ज़राए से चलने वाली जो खबरें हैं उस पर बातचीत की बजाय थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या था, अगर आप, क्योंकि अब तक जो ये फाइंडिंग्स सामने आ रही हैं उसमें तो बहुत अहम डिटेल सामने आई हैं। आप गवाह थे इस तमाम तर मामले के, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला थे। हुआ क्या था, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार था इस तमाम तर मामले का? देखिए, मेरे से ज्यादा अहम ओहदों पर जो मौजूद थे उस वक्त के वजीर आजम, वजीर दाखिला, वो ऑलरेडी अपनी पूरा इजहार ख्याल इस पे कर चुके हैं, अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। और इसी तरह मेरे से ज्यादा सीनियर जो वजीर ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी सारे इसमें बयान दे चुके हैं। तो मेरा ख्याल है उनकी अहमियत मेरे कहने से बहुत ज्यादा है। और इस पे मैं अभी भी यही कहूंगा कि हमें इंतजार करना चाहिए कि इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट जब तक सुप्रीम कोर्ट आप एक बहुत अहम ओहदे पर फाइज थे, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला थे और आप एक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। यकीनन आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका क्या मौक़िफ़ है, आप कुछ तो कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो जो धरना था वो हुकूमत हटाने के लिए किया गया था। उसके मकासद सियासी थे, उसके मकासद मजहबी नहीं थे, और उसका मकसद एक नून लीग को नुकसान पहुंचाना था। इसमें तो कोई शक नहीं है। और इन कामों का आगाज जो है वो NA 120, जिसमें मियां नवाज शरीफ जब डिस्क्वालीफाई हुए हैं, वहां पर बेगम कुलसूम नवाज साहिबा इलेक्शन लड़ी हैं, वहां से जो चंद मजहबी जमातें थी उनको इस्तेमाल किया गया ताकि नून लीग का वोट खराब किया जाए। और फिर इस धरने को हमें तौहीन रसालत के मुजरम बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और उस पर उसके बाद आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ पर स्याही उंडेली गई, ख्वाजा आसिफ साहब पर जूता लहराया गया, इसी तरह एहसन इकबाल साहब पर गोली चलाई गई, और इसी तरह हमारे बहुत सारे रहनुमाओं के घरों पर हमले किए गए। इसी तरह इलेक्शन 2018 में इसी स्लोगन को तौहीन रसालत के हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। और हमें ना सिर्फ माली जानी बल्कि सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब कुछ इस्तेमाल किया गया। तो इसमें कोई शक नहीं है। बाकी रही कि धरने की जो डिटेल्स हैं, अब उस पर एक कमीशन बना है, तो उस कमीशन की रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए और उसके नताइज पहले से खुद से अनाउंस नहीं करने चाहिए। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उस वक्त के वजीर दिफा, आज भी वजीर दिफा है, उनका जो बयान है और साथ ही साथ उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने जो कहा कि उस वक्त हुकूमत के खिलाफ जिस किस्म के हालात पैदा किए गए थे, उससे यही नजर आ रहा था कि इस धरने के पीछे भी खुफिया हाथ कार फरमाए। तो आप इन बयानात से एग्री करते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है अब तो सारी चीजें जो है वो खुल के सामने आ गई हैं और सारे करैक्टर सामने आ गए हैं। और उसमें उस धरने को लाने वाले, मुनज़्ज़म करवाने वाले, कौन सी सियासी जमातें इस्तेमाल हुई हैं, एस्टेब्लिशमेंट का कौन सा हिस्सा या किरदार जो थे वो इनके पीछे थे, कोई बात छुपी नहीं है। और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हों या एहसन इकबाल साहब कह रहे हों, वो बड़े सीनियर पोजीशन पर उस वक्त भी थे, आज भी हैं, और बड़े जिम्मेदार लोग हैं, और वो इन तमाम जो तारीखी वाकयात के शाहिद हैं। तो वो एक एक बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके ख्याल में आपका क्या मौक़िफ़ है और ये ऑपरेशन नाकाम क्यों हुआ? क्या पंजाब हुकूमत की सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये ऑपरेशन नाकाम हुआ, या आपको लगता है कि बद इंतजामी की वजह से, या फिर आपको लगता है कि ये साजिश थी आप सबके खिलाफ? देखिए, ये जितनी साजिश वफाक की हुकूमत के खिलाफ थी उतनी पंजाब की हुकूमत के खिलाफ थी। पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत थी, सो टारगेट नून लीग थी। टारगेट नून लीग को सियासी नुकसान पहुंचाना था, टारगेट नून लीग की क़यादत थी। और ये सारा मामला जो था ये TLP और इसी तरह मिली मुस्लिम लीग के नाम से, या जो आज भी एक और किसी नाम से मरकजी मुस्लिम लीग के नाम से, ये सारी जमातें
खड़ी की गई, और ताकि नून लीग का राइटेस्ट वोट जो है, जो मजहबी वोट है, जो अहले हदीस और अहले सुन्नत पर मुश्तमिल है, पाकिस्तान की बड़ी तादाद के लोग नून लीग को वोट करते थे, वो वोट जो है वो उनसे दूर किया जाए। लेकिन तलाल चौधरी साहब, जो आप बात करें, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा बात करें, उस वक्त के वजीर दाखिला एहसन इकबाल साहब या उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कमीशन के सामने अब तक ये बात नहीं की, जो नाम आप कह रहे हैं या जो इल्ज़ामात आप कह रहे हैं, कोई सबूत नहीं पेश किए गए इस पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस पे कोई एक सबूत नहीं है, इस पे बेशुमार सबूत है। और अब तो बहुत सारे करैक्टर जो हैं वो बोलना भी शुरू हो गए हैं, बताना भी शुरू हो गए हैं। तो वो सबूत पेश भी किए जाएंगे? भी वो सारी चीजें, मेरा ख्याल है बहुत सबूत हैं जी, और इसमें तो कोई शक नहीं था कि ये धरना जो था ये नून लीग को टारगेट करके किया गया था, नून लीग की हुकूमत हटाने के लिए और नून लीग की क़यादत को निशाना बनाने के लिए। इस तमाम तर मामले में आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत की ताउन कितना था पंजाब हुकूमत की जानिब से, और पंजाब हुकूमत का ओवरऑल किरदार क्या रहा? क्या गलती हुई? विफाक ने मदद मांगी थी पंजाब हुकूमत से, पंजाब हुकूमत ने नहीं दी वो सपोर्ट। आप तो एनी शायद थे इस तमाम तर मामले के। देखिए, मैंने आपको कहा कि पंजाब हुकूमत भी इसकी एक तरह की विक्टिम थी, क्योंकि लाहौर से इस चीजों का आगाज किया जाता था और इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती थी। दोनों साइड पर नून लीग थी और एट लास्ट उनका टारगेट भी यही था। जहां से शुरू होता था मरकज जो था लाहौर, और जहां पर हमलावर या जहां पर आके धरना रुकता था इस्लामाबाद, वो दोनों नून लीग की हुकूमत थी। सो ओवरऑल आप इसको ना कहें कि पंजाब और वफाक, बल्कि ये कह सकते हैं कि टारगेट उस वक्त नून लीग थी, नून लीग की हुकूमत थी, नून लीग की क़यादत थी। लेकिन ओवरऑल तो ये नून लीग ही थी, ठीक है। विफाक में शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, पंजाब में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे, लेकिन जो सामने रिफ्ट नजर आ रही थी वो बहुत खुल के नजर आ रही थी। अब ये रिपोर्ट में भी सामने आया है कि तल्ख कलामी भी हुई कई मामलात पर, जाहिद आमिद के इस्तीफे के मामले पर, और इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया गया मुजाहिरीन को। तो आपको नहीं लगता कि पंजाब हुकूमत एक रोल प्ले कर सकती थी कि पंजाब तक महदूद रखती मुजाहिरीन को, इस्लामाबाद एंटर ना होने देती? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बातें जो है ना जी, अब उस वक्त की पंजाब हुकूमत नून लीग की हुकूमत थी, उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई यकीनन बेहतर अमनो अमान या बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए बनाई, और उनका बिल्कुल भी वो नहीं चाहते थे उस वक्त कि वफाकी हुकूमत मुश्किल में आए। आगे चलते हैं, और जब मुज़ाकरात की तरफ बात गई तो किसकी जानिब से क्या कहा गया, किसको सौंपा गया कि मुज़ाकरात करने चाहिए, इस बारे में भी बताएं। देखिए, ये सारी चीजें उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब और बड़े सीनियर जो हमारे मिनिस्टर्स थे उस वक्त, वो इसको हैंडल कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में कोई खून खराबा हो, पाकिस्तान के इमेज को नुकसान हो, क्योंकि जितने जितने दिन से ये धरना चल रहा था, एक एटमी रियासत के लिए ये एम्बैरेसमेंट है कि वो उसके वफाक या उसके दारुल हुकूमत की शारक के ऊपर, एक ऐसी सड़क के ऊपर कई दिन से उसको बंद करके चंद सौ लोग बैठे हों, तो वो सारी चीजों मुल्की मुफाद, मुल्की इमेज को देखते उसको कंट्रोल करने के लिए हत्तल वसा कोशिश की, और हमने बहुत सारा सियासी नुकसान भी अपना किया। हमने उस वक्त अगर कोई एक वजीर को हटाना पड़ा या कुछ ऐसे इकदाम करने पड़े, तो वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में अमन कायम रह सके और पाकिस्तान में कोई ऐसा वाकया ना हो कि जो पाकिस्तान के इमेज के लिए मजीद उस पर खराबी। तो क्या उस वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से हसास इदारों को ये टास्क दिया गया था कि जाके मुज़ाकरात किए जाएं? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि इन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए कमीशन बना है, और कमीशन इन्हीं सारी चीजों को TORs को देखकर ये सारी। लेकिन तलाल चौधरी साहब, आपको याद तो होगा ना उस वक्त हुआ क्या था, उस वक्त हो क्या रहा था? देखिए, मैंने आपको कहा है कि मेरे से ज्यादा जिम्मेदार जो लोग हैं वो इस वक्त ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड कई चीजें कह चुके हैं आपके टीवी पर, और उसी तरह वो अपना कमीशन में भी अपना रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि
मेरी बात उनसे ज्यादा मुस्तनद नहीं हो सकती। सही। अच्छा, अब ये क्योंकि हम सवालात आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उस वक्त एक अहम ओहदे पर थे और साथ ही साथ आप मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। एक और बहुत अहम मामला जो धरने वालों का मुतालबा था उस वक्त के वफाकी वज़ीर क़ानून जाहिद हामिद के इस्तीफ़े का, उस वक्त भी एक रिफ्ट देखी गई जब शाहिद खाकान अब्बासी चाहते थे उस वक्त के वज़ीर आज़म के नहीं, इस्तीफ़ा नहीं दिया जाएगा। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ चाहते थे कि इस्तीफ़ा दें और ताकि तनाज़ा ख़त्म हो। क्या तनाज़े की वजह ये सारी सूरत हाल बनी कि पंजाब हुकूमत ने फिर सपोर्ट भी कम किया इस मामले में वफाक को? देखिए, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप ये बात अगर कोई सोच रहा है कि पंजाब हुकूमत कोई अलहदा कुछ सोच रही थी और वफाक कोई और सोच रहा था, वफाक ऐसी कोई, मैंने बताया दोनों विक्टिम्स हैं। पंजाब हुकूमत भी इसी धरने की विक्टिम थी और पंजाब और इसी तरह वफाक भी, और शहबाज साहब जो थे वो वजीर आला पंजाब और बाकी वो हमारे सीनियर लीडर हैं। तो वो कैसा हो सकता है कि वो कोई ऐसा काम करें जिससे पार्टी को भी नुकसान हो, हमारी हुकूमत को भी नुकसान हो। बाकी जो राय है, जब कोई ऑप्शन चल रही होती हैं, जब कोई मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, तो हर किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है। कुछ सियासी मामलात पर भी बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सियासत और ओवरऑल जो उनका भी सियासी किरदार है। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना ही नहीं था। जब वो इलेक्शन से पहले वापस आए तो वो ये माइंड बना के आए थे कि उन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनना। आप बहुत करीबी हैं मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के, नवाज शरीफ, मरियम नवाज वगैरह के। आपको हिंट था कि क्या नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले जब आए हैं तो उनके प्लान का हिस्सा नहीं है मुल्क का वज़ीर आज़म बनना? देखिए, ये जो इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की है वो बड़े करीब है मियां नवाज शरीफ के, जिम्मेदार आदमी है, और ये नहीं हो सकता कि उन्होंने कोई गलत बात मीडिया पे की हो, और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है जो वो कह रहे हैं। लेकिन अब दूसरी साइड पे आप देखें, हम बार बार कहते थे कि वजीर आजम नवाज शरीफ होगा या नवाज शरीफ का होगा, तो वजीर आजम नवाज शरीफ का ही है। नवाज शरीफ ने खुद फैसला और शहबाज साहब के लिए, और इसी तरह वजीर आला तो ये तब भी होता अगर अक्सरियत मिल जाती, मियां नवाज मिलने पे डिफरेंट ओपिनियन होता फिर? नहीं, देखिए मियां नवाज शरीफ अगर चौथी दफा वजीर आजम होते तो ये इतनी बड़ी खबर नहीं थी जितनी बड़ी खबर और जितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का होना और साथ शहबाज शरीफ का वजीर आजम होना है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि नवाज शरीफ ने ये जो स्ट्रोक खेला है या ये जो फैसला किया है, ये शायद अब किसी को लग रहा है कि नवाज शरीफ शायद वजारत उज़्मा से एक कदम पीछे हटे हैं। वो पता चलेगा मुस्तकबिल में कि ये बहुत बड़ा फैसला था जो कि उनके अपने वजीर आजम बनने से भी बड़ा उन्होंने सियासी नून लीग के लिए भी और आने वाली सियासत के लिए भी फैसला किया। अच्छा, आप लोगों के करीबी इत्तेहादी जो इससे पहले थे मौलाना फजलुर रहमान, पशीन में आज उन्होंने जलसे से खिताब किया है और विफाकी हुकूमत को भी टारगेट किया है। एक दफ़ा सुन लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा है और फिर उस पर आपका रद्द-ए-अमल लेते हैं। अब ये तहरीक उठी है, ये तहरीक बढ़ेगी, कराची तक जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा तक जाएगी, पंजाब तक जाएगी, पूरे मुल्क को उठाएंगे और इन जाली हुक्मरानों को हुकूमत करने नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत करना उनका हक नहीं बनता है। कि ये असेंबलियां पहले तो कहा कि अब बनाई गई हैं, अब तो ये है कि असेंबलियां बेची गई हैं, असेंबलियां खरीदी गई हैं। तलाल चौधरी साहब, मौलाना साहब तो कह रहे हैं असेंबलियां बेची गई हैं, क्या रद्द अमल है आपका? देखिए, मैं तो मौलाना से यही कहूंगा कि पीटीआई के लोगों ने जो उनके बारे में अल्फाज और जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो आज भी कहूंगा कि आजा माई सोना लगना है ते ना कर मान दिखाड़े, ये दूसरों पे ना तकिए करें। आप बेहतरीन हमारे इत्तेहादी हम रहे हैं। मौलाना एक बहुत बड़े सियासतदान हैं, एक बड़ी पार्टी को लीड करते हैं। हमें इन मामलों को बैठकर बात करनी चाहिए और हमारे साथ मौलाना चले जैसे चलते रहे हैं। बाकी इलेक्शंस पे तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के भी हैं, इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात सबके हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हो तो किसी की अपनी मर्जी का रिजल्ट आए। तो अगर मौलाना की अपनी मर्जी या उनकी जो तवक्कुआत पे पूरा ये रिजल्ट उनका नहीं आया, तो मेरा नहीं ख्याल
कि हमेशा मामला तहरीकों से या हल होता है। पाकिस्तान एक ऐसे मौके से गुजर रहा है कि ऐसे जो सीनियर सियासतदान हैं उन्हें तहरीकों की बजाय मेज पर बैठकर इन मामलों का हल निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले कुछ दिनों से विफाकी हुकूमत और इदारों पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला तेज कर दिया है, मगर दबाव बढ़ाने की इन कोशिशों के बावजूद पीटीआई के लिए आसानियां पैदा होने के बजाय मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ तो पीटीआई से ये मुतालिबा जोर पकड़ रहा है कि वो एहतजाजी सियासत तर्क करके हुकूमत से बात करे और इदारों से ताल्लुकात ठीक करने पर तवज्जो दे। इस हवाले से अब ये खबरें फिर सामने आ रही हैं कि दोबारा एक ग्रुप पीटीआई और इदारों के दरमियान कशीदगी खत्म करवाने की कोशिशों के लिए मुत्तहिद हो रहा है। मगर दूसरी तरफ पीटीआई भी मुसलसल ये वाज़ेह कर रही है कि बानी पीटीआई की रिहाई से पहले कोई सुलह नहीं होगी और ना ही हुकूमत से किसी बातचीत का कोई इम्कान है। अहम बात यह है कि 9 फरवरी के इंतखाबात से पहले तक तो पीटीआई अपने बानी की रिहाई का मुतालबा जोरों शोर से नहीं करती थी, मगर आम इंतखाबात के बाद पीटीआई ने बानी पीटीआई की रिहाई को अपना बुनियादी मुतालबा बना लिया है। और दिलचस्प बात यह है कि ईद से पहले तक तो पीटीआई के मुताद्दिद रहनुमा और वकला बड़े वसूख से ये दावे करते थे कि बानी पीटीआई इसी माह रिहा हो जाएंगे, मगर अब पीटीआई की ये उम्मीदें मांद पड़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान और बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर अब खुद मायूसी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि हुकूमत सितंबर या अक्टूबर से पहले बानी पीटीआई को जेल से बाहर नहीं आने देगी, क्योंकि अब पॉलिसी ये है कि अगर बानी पीटीआई को एक केस में रिहाई मिलेगी तो दूसरे केस में सजा सुना दी जाएगी। इस हाथ दे उस हाथ ले, एक हाथ बरियत लो एक हाथ में सजा लो, ये अब नई थ्योरी है। जो अलकादिर में चूल्हा तेज हो जाएगा, अलकादिर में कन्विक्शन होगी। कब कन्विक्शन होगी? आज का इंटरव्यू याद रखिएगा। कब कन्विक्शन होगी? आज से महीने सवा महीने के अंदर अंदर होगी। तब तक ये गर्मियों की छुट्टियां होंगी, अपील आएगी और 2-2.5 महीने वो चली जाएगी बैक बर्नर पे। खान साहब ने एक बात की है अलकादिर के बारे में। उन्होंने कहा इनको भी पता है कि इस केस के अंदर कोई चीज़ नहीं है, कोई दम नहीं है। इन्होंने ये जो स्क्रिप्ट बनाई है वो ये बनाई है कि जब ये ख़त्म होएगा तो उसकी हांडी पक चुकी होगी और उसके ऊपर फिर इनको कैद कर देंगे, और कैद उस वक्त अलकादिर पे जाके करेंगे जिस वक्त छुट्टियां शुरू हो जाएं, बेल भी ना हो सके। इन्होंने सितंबर अक्टूबर तक इनको कैद से नहीं बाहर आने देना। वकील सलमान सफदर और अलीमा खान खदशा जाहिर कर रहे हैं कि बानी पीटीआई सितंबर या अक्टूबर से पहले रिहा नहीं होंगे। मगर देखिए, ईद से पहले पीटीआई रहनुमा इमरान खान की रिहाई से मुतालिक क्या दावे करते थे। जिस तरह से आखिरी हफ्ते में इमरान खान साहब को इलेक्शन से एक हफ्ता पहले जो 3 सजाएं की गई, बुलडोज किया गया, भोंडे तरीके से जो उनको सजाएं की गई है, ये कौन सी जो है अदालत इनको बहाल रख सकती है? और ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर जो है अप्रैल में ही इमरान खान की सभी केसों में से जो है मुखलसी हो जाएगी और ये बाहर आ जाएंगे। अहम बात यह है कि जिस वक्त पीटीआई के ये रहनुमा इमरान खान की रिहाई के बड़े दावे कर रहे थे, उसी दौरान बानी पीटीआई इदारों के खिलाफ हिद्दत बढ़ा रहे थे और तब पीटीआई से यही सवालात किए जा रहे थे कि अगर बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ में नरमी नहीं लाएंगे तो पीटीआई को रिलीफ कैसे मिलेगा। और अब जब पीटीआई के बाज़ रहनुमा इमरान खान की जल्द रिहाई के मामले पर मायूसी का इजहार कर रहे हैं, तो इस वक्त भी बानी पीटीआई इदारों की अहम शख्सियात का नाम लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसलिए अब भी यही सवाल अहम है कि बानी पीटीआई अपने जारिहाना मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे तो उनकी रिहाई मुमकिन होगी, या पहले बानी पीटीआई को रिहाई मिलेगी उसके बाद वो अपना मौक़िफ़ नर्म करेंगे। क्योंकि फिलहाल इदारों से टकराव की पॉलिसी के तहत तो पीटीआई को कोई बड़ा रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा, बल्कि उसकी मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। ईद से पहले तक बानी पीटीआई को पार्टी रहनुमाओं और सहाफ़ियों तक आसान और बराह रास्त रसाई हासिल थी। वो अपना मौक़िफ़ खुलकर सहाफ़ियों के सामने पेश करते थे और रहनुमाओं से बराह रास्त बातचीत करते थे। मगर अब बानी पीटीआई और रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान शीशे की दीवार लगा दी गई है और पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि इस रुकावट का मकसद बानी पीटीआई और रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा अब कमरा अदालत में भी 3 शीशे लगा दिए गए हैं और लकड़ी की दीवारों की ऊंचाई 9 फुट कर दी गई है, जबकि नए SOPs के मुताबिक अब मीडिया पर बानी पीटीआई और वकुला से कमरा अदालत में सवाल करने पर भी
पाबंदी लगा दी गई है। यानी सहाफियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई की जानिब से जारहाना मौक़िफ़ दोहराने के बाद पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। और इसी दौरान अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि पीटीआई और इदारों के दरमियान कशीदगी खत्म करवाने के लिए दोबारा एक ग्रुप मुतहरिक होने की कोशिश कर रहा है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की दी न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक कुछ सीनियर गैर जानिबदार सियासतदानों और एक रिटायर्ड जर्नल पर मुश्तमिल एक ग्रुप जो खुद को पाकिस्तान के खैर खाहों का ग्रुप करार देता है, वो न सिर्फ इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बढ़ती कशीदगी का मामला हल करने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए मुत्तहिद हो रहा है, बल्कि सियासी जमातों से भी कह रहा है कि अवाम और मुल्क की बेहतरी के लिए एक साथ मिलकर बैठना जरूरी है। खबर के मुताबिक इस ग्रुप में शामिल एक फर्द ने दी न्यूज़ को बताया है कि अब तक कम से कम 3 पाकिस्तान के खैर खा एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं, जबकि इसमें कुछ और भी शामिल हो सकते हैं ताकि कौमी हम आहंगी और सियासी इस्तेहकाम के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जा सके। बहरहाल इस किस्म की कोशिशें कुछ अर्सा पहले भी की जाती रही हैं, मगर इनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसके अलावा कल कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पीटीआई के लिए एक और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पार्टी के अंदर से ये बातें सामने आ रही हैं कि इन ज़िमनी इंतखाबात के लिए पीटीआई कोई खास मुहिम चलाने में नाकाम रही, जिसकी बुनियादी वजह आपसी इख्तलाफात और इलेक्शन मुहिम से मुतालिक 26 रुकनी कमेटी से मुतहर्रिक रहनुमाओं को बाहर रखना है। रोजनामा डॉन की खबर के मुताबिक पार्टी सफ़ों में बाज़ लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पार्टी ने पंजाब में एहतजाजी मुजाहिरों की मनसूबाबंदी के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें वफादार साथियों को शामिल नहीं किया गया, जबकि बाज़ ऐसे रहनुमाओं को शामिल किया गया है जो कई अरसे से रुपोश हैं, जिसकी वजह से पार्टी में अब कोई ऐसा रहनुमा मौजूद नहीं है जो बड़ा मजमा इकट्ठा करने का अहल हो। पीटीआई की सियासी हिकमत अमली, बानी पीटीआई की रिहाई और कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन समेत दीगर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा शुएब शाहीन साहब। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए शुएब शाहीन साहब। कहिएगा, एक तरफ पीटीआई ने 6 जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है, मगर हुकूमत का कहना है कि पीटीआई की तहरीक से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज अपने पहले एहतजाजी जलसे में यह ऐलान कर दिया है कि वो जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। क्या हिकमत अमली के एतबार से यह बेहतर नहीं था कि ऑपोजिशन की 2 बड़ी कुव्वतें साथ मिलकर कोई तहरीक चलाती जिससे आप हुकूमत पर कोई बड़ा दबाव डालने में कामयाब होते? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस हुकूमत के पास ना कोई अखलाकी जवाज़ है ना कोई आइनी जवाज़ है। इनके अपने जो धड़े बने हुए हैं, आप जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू सुन लें, राना सनाउल्लाह की सुन लें, वो खुद उनको पता है कि नवाज शरीफ हारा हुआ है, उनको पता है शहबाज शरीफ हारा हुआ है, मरीम नवाज हारी हुई है, उनको पता है कि ये फॉर्म 47 के पैदावार हैं जिनका कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। मेरी सीट सबसे पहले आपके सामने है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी मेरी शहर की, जहां और देहात की, जहां हर पोलिंग स्टेशन से हम जीते हैं 1,05,000 वोट लिया है, लेकिन जिसने 50,000 वोट नहीं लिया उन कठपुतलियों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। ये सबको पता है, आपका पूरा मीडिया दिखा रहा था, आपका जियो का मैंने रिपोर्टिंग सारी साथ लगाई है अपनी इलेक्शन प्रोटेक्शन में। सुबह 4 बजे तक वो जो मेरा वोट रिजल्ट था वो बता रहा था। तो बात यह है कि जो कुछ है वो सबके सामने है, इनके कोई पाँव नहीं है, ये ठहर नहीं पाएंगे। ये दुरुस्त बात है आपकी कि अपोजिशन को जॉइंटली ये एहतजाजी तहरीक शुरू करनी चाहिए, और हमारी गुफ्तगू जारी है कि देखें 6 जमातों का इत्तेहाद हो चुका है, और उससे बाद हम समझते हैं कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी हमारी गुफ्तगू हो जाए, लेकिन वो आए या ना आए, वो अपने तय जो भी करते हैं, लेकिन हमारे पास तो एक खुला एक जवाज मौजूद है इन कठपुतलियों को घर भेजने का, इसलिए कि ये अगर डाका जनी के जरिए एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के इलेक्शन कमीशन और करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को साथ मिला के जिस अंदाज से इस मुल्क के ऊपर रिजेक्टेड लोग मुसल्लत किए गए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हमने देखा है। आज पाकिस्तान नहीं, दुनिया में आप देख लें, वाहिद लीडर है इमरान खान, जिसके साथ 80% से ज्यादा पॉपुलैरिटी है, जो लोग उसके साथ खड़े हैं। देखें, मुल्कों की तरक्की ऐसे लीडरों के आने से इक़्तिदार में हुआ करती है, क्योंकि कौम भी उसके नाम पे कुर्बानी देने को तैयार होगी। क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं जी कौन कुर्बानी दे, इनके कहने पे कौन कौम कुर्बानी देगी? जिनकी अपनी प्रॉपर्टी, जिनके अपने पैसे, जिनके अपने महल्लात, एवन फील्ड अपार्टमेंट, सिरे माल और इसहाक डार, जरदारी। अच्छा, लेकिन अगर हम फिर वही ऑपोजिशन इत्तेहाद की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि पीटीआई और जेयूआई के दरमियान मुफाहमत की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी? जेयूआई ने पीटीआई पर अपने दरवाजे बंद क्यों कर दिए? आपको क्या वजूहात लगती हैं?
देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारी पहले जो पॉलिटिकल कमेटी थी जिसके सरबराह असद कैसर साहब थे और अभी गौर अयूब साहब हैं, मेरा ख्याल है उनकी गुफ्तगू जारी है। अब तो सिर्फ वो नहीं करेंगे क्योंकि अब तो ये 6 जमाती इत्तेहाद करेगा ना उनसे गुफ्तगू। मेरा ख्याल है कि अभी दरवाजे बंद नहीं हुए दोनों तरफ से, गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला जारी है, बातचीत का सिलसिला जारी है। और हमने तो पहले दिन कह दिया था, बल्कि मैंने पिछले 15 दिन पहले मैंने इमरान खान से मुलाकात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जिस पार्टी को भी इख्तलाफ हो हमारे केपी के किसी भी हवाले से या किसी भी सीट पे हम तमाम हल्के खोलने को तैयार हैं, आए आप जुडिशल कमीशन बनाएं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि हमारे लेवल पे कोई प्रॉब्लम है। हाँ, किसी और को कोई प्रॉब्लम है, किसी को और को कोई इशू है तो वो हमारे साथ खुल के बात करेगा, लेकिन अखलाकी जवाज इस गवर्नमेंट के पास, इस मौजूदा हुकूमत के पास इसलिए भी नहीं है कि इनके अपने लोग इसको किसी भी लिहाज से लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मानती। सही। अच्छा शोएब शाहीन साहब, ईद से पहले पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से दावा किया गया कि बानी पीटीआई अप्रैल के महीने में ही रिहा हो जाएंगे। बहुत से हमने दावे देखे इस दौरान, मगर अब वकील सलमान सफदर और अलीमा खान ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई सितंबर अक्टूबर तक जेल में रह सकते हैं। ईद से पहले जो दावे किए गए थे उसकी बुनियाद थी और अब जो मायूसी है उसकी क्या वजह है, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले भी दावे मैं नहीं समझता कि हमारे किसी भी वकील को या पॉलिटिकल लीडर को करने चाहिए, मगर एक बात तय है, आज हमारा जो सियासी दुश्मन है, मसलन राना सनाउल्लाह कह लें, किसी को भी कह दें, वो खुद इस बात को मानते हैं कि ये मुकदमात झूठे हैं, जाली हैं और इनको जो सजा दी गई है ये गलत तौर पर दी गई है और वो जेल में बैठ के रात के 12 बजे उनको सजाएं सुनाई गई, जबकि हमें हक दिफा से महरूम रखा गया, हमें अपने विटनेसेस नहीं आने दिए गए, प्रोसिक्यूटर्स को इमरान खान का वकील बना के पेश किया गया और हमारे वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया, वो बाहर खड़े रहे। ये सारा कुछ तो ड्रामा सबके सामने आ चुका है। अगर कानूनी एतबार से देखा जाए तो ये 1 हफ्ता 2 हफ्ते से चलने वाले केसेस नहीं है। अगर ये निज़ाम कानून और निज़ाम इंसाफ होगा तो फिर मायूसी बनती है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी हम उम्मीद रखते हैं कि वाहिद फोरम अदलिया ही है जिससे हमें इंसाफ इंशाल्लाह। अच्छा शोएब शाहीन साहब, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीटीआई और इदारों के दरमियान कशीदगी खत्म कैसे होगी? आप लोग कहते हैं कि पहले बानी पीटीआई को रिहा किया जाए फिर सुलह पर बात होगी, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि बानी पीटीआई पहले 9 मई के वाकयात पर माफी मांगे। ये मामला आपको कैसे हल होता देख रहे हैं आप? देखिए, वेरी सिंपल, हमारा जो मुतालबा है आईन और कानून की पासदारी की जाए, इंसाफ सबके लिए यकसा हो और इंडिपेंडेंट हो, उसके ऊपर बोझ और प्रेशर ना डाला जाए और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए फॉर्म 45 के मुताबिक जिसको हक के नुमाइंदगी और हक के हुक्मरानी अवाम ने दिया है उसको तस्लीम कर लिया जाए। वेरी सिंपल, हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम हर किसी से बात करने को बैठने को तैयार हैं, खा वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट हो, हमारे मुल्क की फौज है, हमें उससे कोई दुश्मनी नहीं है। शोएब शाहीन साहब, अब तक बानी पीटीआई की रिहाई के लिए उन्हें कोई पेशकश की गई है या कोई राब्ता हुआ है, या बानी पीटीआई के जारियाना मौक़िफ़ की वजह यही है कि उनसे अब तक कोई राब्ता नहीं किया जा रहा? देखिए, इमरान खान ने राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जिस दिन से वो अटक जेल में गए, मेरी पहली उनसे मुलाकात हुई, आज तक ये मेरी कल दोबारा मुलाकात हुई, आखिरी मुलाकात, आज तक उनका सिर्फ एक मौक़िफ़ है कि कोई डील नहीं, मेरे से किसी का कोई राब्ता नहीं, मैं इस मुल्क को छोड़ के नहीं भागूंगा। जो बाहर वो जाते हैं जिनके करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, डीलें वो करते हैं कि जिनका कमजोरियां होती हैं। हमें मुल्क में इंसाफ चाहिए, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी चाहिए। हमने इस मुल्क में मेरा मरना जीना है, हकीकी आज़ादी की खातिर मुझे 1000 साल भी जेल में रहना पड़ा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे उसके लिए कोई भी सेक्रीफाइस करना पड़ा, मैं मानने को तैयार हूं। मगर मैं ये कहता हूं कि ये हक के नुमाइंदगी का, ये अवाम के फैसले होने चाहिए। अवाम के ऊपर जो जुल्म ढा रहे हैं, जो आज जंगल का कानून है और जंगल का एक बादशाह यहाँ मुसल्लत होकर उसका एक लफ्ज वो हरफ आखिर हो जाया करता है, वो कानून बन जाता है, वो इंसाफ बन जाता है, वो नहीं होना चाहिए। इस मुल्क को कानून के मुताबिक। शोएब शाहीन साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम नया पाकिस्तान को आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, आप साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत और इस पर सुप्रीम कोर्ट की सोमोटो कार्रवाई के बाद इस मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने अदालती उमूर में इदारों की मुदाखलत को रोकने के लिए तजावीज़ देने पर गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल के हुक्मनामे पर तबादला ख्याल के लिए पीर को फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर साथी जजेस से पीर तक तजावीज़ मांग ली हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और वेस्ट से भी तजावीज़ तलब की गई हैं। इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज़ के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट फुल कोर्ट बुलाने या न बुलाने का फैसला करेंगे। इसके अलावा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शायर सहाफ़ी हसनात मलिक की खबर के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बहुत जल्द इस बारे में फुल कोर्ट इजलास बुला सकते हैं। ये पेशरफ्त कितनी अहम है और इसी मामले पर बात करने के लिए हमें हसनात मलिक साहब ने ही ज्वाइन किया है। हसनात मलिक साहब, आप इस पेशरफ्त को कितना अहम देखते हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि अदलिया में इंटरनली इस हवाले से बात और डिबेट शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट का भी कल या परसों फुल कोर्ट मीटिंग होगी, वो भी इस मामले को कंसिडर करेंगे और जजेस जो हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो प्रपोज़ल जो है वो उनकी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। लाहौर हाई कोर्ट में जो भी इस वक्त अगर आप देखें तो 37 जजेस की हैं, वो इस मामले को देखेंगे। सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहाँ क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने इंडिविजुअली जो है वो प्रपोज़ल मांगी हैं, वहाँ फुल कोर्ट मीटिंग अभी नहीं कि जी मीटिंग होगी, लेकिन इंडिविजुअली क्या वो जजेस जो हैं वो अपनी प्रपोज़ल देंगे या वो भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि फुल कोर्ट मीटिंग हो, क्योंकि मामला असल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का है। तो अब देखते हैं कि वो क्या इस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और वहाँ जो है वो चीफ जस्टिस साहब जो है उनका क्या व्यू होगा और दूसरे जजेस का क्या व्यू होगा। तो ये एक चीज़ है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो जो 6 जजेस की कंसर्न है उसको बज़ाहिर यही है कि एंडोर्समेंट मिलेगी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अदलिया में भी इस मामले को किस तरह देखा जाए, आगे फ्यूचर के लिए क्या होना चाहिए। एक डिवीज़न तो है और हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब हैं उनका जो इस मामले को देखना और फिर उसको इसका तदारुक या आगे फ्यूचर के लिए वो इस मामले को और तरीके से लेके जा रहे हैं। और कुछ और जजेस जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, वो ज़रा और तरीके से इस मामले को देख रहे हैं कि हमें जो है वो एक डेटर्स क्रिएट करना है और इंक्वायरी कमीशन या इस किस्म की ज़रूरत नहीं है इस मामले को। और ये जजेस जो बात कर रहे हैं ये प्रिज्यूम हम यही करें कि ये सच बोल रहे हैं। तो अब देखना है कि क्या होता है इस मामले का, जो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारी प्रपोजल आ जाएंगी मुख्तलिफ हाई कोर्ट की तरफ से और सबसे इम्पॉर्टेंट के बार की तरफ से। अब बार में 2 ग्रुप हैं, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल में जिसकी मेजॉरिटी है, वो हम देखते हैं कि बड़े अरसे से उनका चीफ जस्टिस काजी फैसल और हुकूमत तकरीबन हर मामले में एक पेज पे ही रहे हैं, तो उनका क्या मौक़िफ़ रहता है। फिर जो प्रोफेशनल ग्रुप है जिन्होंने पिटीशन फाइल की है, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी परसों पिटीशन दायर करेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इन्होंने ये 6 जजेस के साथ इनकी ज़्यादा जो है वो ये अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं। तो अब देखना है कि बार भी तकसीम है, जजेस भी तकसीम है, हुकूमत जो है वो इस मामले को देख रही है कि जी ये तो हमारा मसला ही नहीं है, जजेस खुद देखें। तो अब देखते हैं कि इसमें एक यूनिफॉर्म क्या जो है वो तरीक़ाकार अपनाया जाता है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि अभी तक जो है वो 2 सोचें हैं अदलिया में। अब देखते हैं कि वो 2 सोचें ही रहेंगी या एक सोच आगे बनेगी। जो है आखिरी ये मामला जो है 28 को टेकअप होगा। अब देखते हैं, इसमें फुल कोर्ट का कहा गया था कि जी फुल कोर्ट बुलाया जाएगा। अब फुल कोर्ट में अब इस वक्त जो जजेस हैं अवेलेबल वो तो 14 हैं, जैसे याहिया अफरीदी रिक्यूज़ कर चुके हैं। 13 जजेस अगर ये इस मामले को देखते हैं तो फिर क्या जो है वो सूरत हाल बनेगी। लेकिन एक बात जो है बड़ी वाज़ेह है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया, हुकूमत को मामला भेजा, फिर इंक्वायरी कमीशन से इनकार आया, तो वो उससे जो है बहुत से वकला के कंसर्न थे। और चीफ जस्टिस साहब का जो आर्डर है उसमें देखें तो उन्होंने वो सारे अपने जो उनके जो कुछ उन्होंने इकदाम उठाए उनको जो है वो जस्टिफाई किया है। लेकिन जैसे अतर मिनल्ला का जो नोट है वो ज़रा डिफरेंट है। तो अब जो 28 की हियरिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपने खत में जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा किया था, मगर अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट्स में जो हालिया पेशरफ्त सामने आई है उसके बाद
मामला उस तरफ भी आगे बढ़ सकता है और ज़िम्न में कुछ ऐसी इस्लाहात हो सकती हैं जिससे अदलिया में इदारों की मुदाखलत खत्म हो सके? देखिए, वो उनका जो मामला था कि जी जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, मेरा ख्याल है कि ये कन्वेंशन ही की शक्ल होगी जब हर हाई कोर्ट में जजेस जो हैं वो अपनी फुल कोर्ट बैठ रहे हैं, फुल कोर्ट मीटिंग हो रही हैं, वहाँ उस मीटिंग के मिनट्स बनेंगे और फिर वो प्रपोजल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगी। तो एक छत के नीचे तो सारे जजेस नहीं बैठे इस वक्त, तकरीबन 125 के करीब जो है वो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं, 5 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन जो है वो अलग-अलग उनकी एक प्रपोजल आ जाएंगी। तो कम से कम ये एक आप कह सकते हैं कि ये कन्वेंशन ही जो एक था कि मामला डिलिब्रेट किया जाए, तो वो तो डिलिब्रेशन तो हो गई। फिर अब देखना है कि आगे क्या होता है जब ये वो अपना असल जो मामला है वो उसमें जो जजेस हैं जो हाई कोर्ट के, मुख्तलिफ हाई कोर्ट के, वो क्या इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, क्या वो समझते हैं कि कोई इस किस्म की इन्वॉल्वमेंट हो रही है या नहीं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि वहाँ भी जो है वो मुख्तलिफ आरा आ सकती हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट में। तो अब देखना है कि उसमें जो प्रपोजल आएंगी वो क्या होंगी और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब, प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।